आज का जो वीडियो लेसन है वो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज पे है। हम ऑलमोस्ट अपने कोर्स के एंड में पहुंच चुके हैं और अब तक आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज डिस्कशन फोरम पे अपने डाउट्स को डालिए, हम आपके सारे डाउट्स को आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही जेनरिक टॉपिक है। इसमें जो मैं चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप ऑलरेडी जानते होंगे या आप उनको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज पे। तो इस चैप्टर का आखिर मतलब क्या है, हम क्या पढ़ना चाहते हैं? टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज में हम ये पढ़ना चाहते हैं कि जो टीचर है उसको क्या स्ट्रेटजीज का यूज करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चों में पढ़ते हुए कंसेप्ट की क्लैरिटी हो और उनको जो भी लर्निंग हो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की फॉर्म में हो, कि वो अपने हाथों से खुद चीजों को करके देखें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करें, ताकि जब वो खुद से चीजों को करेंगे तो उस कंसेप्ट को वो अच्छे से समझ पाएंगे। अब आपको याद होगा कि यूनिट 1 में हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, टीचर को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कैसे पढ़ाना चाहिए। मैं उन सारे पॉइंट्स को दोबारा से जस्ट समराइज करूंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा। समराइज करने का हमारा मोटिव ये है ताकि आप उन पॉइंट से दोबारा रिलेट कर पाए, आपको थोड़ी रिवीजन हो जाए। और ये सारे पॉइंट्स जो मैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं और यहां दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, ये बेसिकली वही स्ट्रैटेजीज हैं जो टीचर्स को यूज करनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पहला पॉइंट है, टीचर शुड प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। कि टीचर को क्लास में हमेशा किताबों से पढ़ाने या रट्टा लगवाने की बजाय बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज देनी चाहिए, ताकि वो खुद चीजों को करें, समझें और अपने दिमाग में कंसेप्ट को बनाएं। जैसे कि टीचर्स को एक्सपेरिमेंट्स या मॉडल मेकिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि टीचर्स को ये भी एक तरह से अकाउंट में लेना चाहिए कि हर बच्चा डिफरेंट है, उसके अलग इंटरेस्ट हैं, उसकी अलग एबिलिटीज हैं। हर बच्चे को उसके इंटरेस्ट या एबिलिटीज के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए, काम देना चाहिए। लर्नर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, हर बच्चा चाहता है कि उसको कुछ फ्रीडम दी जाए। अगर हम बच्चे को बांध के रखेंगे कि उसको यही चैप्टर पढ़ना है और इसी तरह से पढ़ना है, तो लर्नर अपना इंटरेस्ट खो देगा। आपको बच्चों को मोटिवेटेड रखना है, उनका इंटरेस्ट जगाए रखना है। उसके लिए आपको लर्नर को फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो जो भी पढ़ना चाहता है और जिस तरीके से भी पढ़ना चाहता है उस तरीके से पढ़ ले। एक्टिव लर्निंग एंड नो रूट लर्निंग, इसका मतलब है, एक्टिव लर्निंग का मतलब वही है कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग। रोट लर्निंग का मतलब है कि टीचर को रट्टा लगवाने पे एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस। जब बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तो टीचर को यह पता लगता है कि बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं, और टीचर को बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे उनके डाउट क्लियर होंगे और उनके दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सीखते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, एक दूसरे के साथ टीम में कैसे काम करना है, ये सब भी सीखते हैं। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो हम ऑलरेडी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस ऑन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंक्लूडिंग करिकुलर एक्टिविटीज। कि टीचर को सिर्फ किताबी नॉलेज या सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, कि वो भी म्यूजिक में, डांस में पार्ट लें और अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करें। नो मार्क्स बेस्ड असेसमेंट, जो क्लास में असेसमेंट होनी चाहिए वो मार्क्स पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मार्क्स पे असेसमेंट देने या करने लग जाते हैं तो एक एक मार्क्स के लिए कंपटीशन हो जाता है। बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट मारने लग जाते हैं, तो हमें वो चीज नहीं चाहिए। मार्क्स की बजाय ग्रेडिंग सिस्टम पे ही रहना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे स्ट्रेसफुल नहीं फील करते हैं। सेल्फ पेस्ड एंड इंटरेस्टिंग लर्निंग, इसका मतलब है कि बच्चों को जो अपनी लर्निंग करनी चाहिए वो सेल्फ पेस पे होनी चाहिए। इसलिए टीचर को यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चों पे कभी भी ना थोपे कि उनको ये वाला चैप्टर 2 दिन में ही कवर करना है। अगर कोई बच्चे की एबिलिटी कम है और वो स्लो पेस से करना चाहता है, तो टीचर को उसको स्लो पेस से ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शायद वो बाकी बच्चों की तरह तेज गति से ना पढ़ पाए। काउंसलिंग, बहुत बार बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं कि शायद उनके घर में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, मम्मी पापा की लड़ाई चल रही हो या घर में कोई बीमार हो,
तो ऐसे वक्त में टीचर को बच्चे के लिए काउंसलर बनना चाहिए, बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए और उसकी सारी प्रॉब्लम्स को समझकर उसके सोल्यूशन देने चाहिए। जो लर्निंग होनी चाहिए वो रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। आप क्लास में कुछ भी पढ़ाते रहिए, जब तक बच्चा उसका प्रैक्टिकल करके नहीं देखेगा, उसका रियल लाइफ में यूज नहीं देखेगा, तब तक वो कंसेप्ट को समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो भी लर्निंग होनी चाहिए वो रियल लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, कि क्लास में जो टाइम टेबल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आज हमें ज्योग्राफी ही पढ़नी है या इस पीरियड में हमें मैथ्स ही पढ़ना है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीजों के बारे में पढ़ पाए और अपनी नॉलेज को गेन कर पाए। ऐसे ही जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स में आजकल क्या किया जाता है कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जिसमें कोई भी बच्चा आगे या पीछे ना बैठे बल्कि एक सर्कल में बैठे, ताकि आपस में ज्यादा इंटरेक्शन बढ़े। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 में। एम्फोसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, टीचर को एम्फोसिस देना चाहिए कि वो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ावा दे। इसीलिए उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने चाहिए, जिनको करते हुए बच्चा सोचे कि इनका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि जब वो सोचेगा तभी उसकी दिमाग की डेवलपमेंट होगी। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लास, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट से मतलब है कि टीचर को बच्चों के साथ फ्रेंडली बनकर रहना चाहिए। अगर टीचर अथॉरिटेटिव होगा, बच्चों पे अपना हुक्म चलाएगा, तो बच्चे क्लास में डर कर बैठेंगे, वो टीचर से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, और इससे बच्चों की डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, टीचर को ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि क्लास में कोई भी भेदभाव ना हो। कोई बच्चा चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उच्च जाति का हो चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे होशियार हो चाहे नालायक हो, सबको सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि सब बच्चे अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाए। करिकुलम रिलेटेड टू दैट ऑफ सोसाइटी, अगेन कि जो हमारा करिकुलम है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से भी रिलेटेड होना चाहिए, ताकि हम सोसाइटी में रहने के नॉर्म्स के बारे में भी सीख सकें। क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन का एम क्या है कि हम अपनी लाइफ में अच्छी तरह सेटल हो जाएं, हम एक अच्छे परिवार में रहें, हमारी अच्छी इनकम हो, हमारे आसपास के लोग अच्छे हों और हम सोशली एक्टिव हों। तो सोसाइटी में एडजस्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो हमारा करिकुलम है कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए। नर्चर द इनहेरेंट क्यूरियोसिटी, इसका मतलब है कि टीचर को ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसको नर्चर करे। मतलब जैसे बच्चे अगर किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो टीचर को कभी भी उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अभी तुम छोटे हो, बल्कि उनकी क्यूरियोसिटी को नर्चर करना चाहिए। उनको और अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि वो चीजों को एक्सप्लोर करें और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में नहीं पढ़े हैं, ये सारे पॉइंट्स अब नए हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो टीचर को क्लास में कंसीडर करने चाहिए। पहला है फोकस ऑन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन में बेसिकली बच्चा अपने गोल्स खुद सेट करता है, फिर स्ट्रैटेजी बनाता है कि उन गोल्स को कैसे अचीव किया जा सके, फिर उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करता है और अपने लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करता है। फिर मॉनिटर करके वो देखता है कि उसने क्या सही किया क्या गलत किया, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करता है। तो बेसिकली इसमें बच्चा खुद डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। स्टूडेंट अपनी लर्निंग की खुद ओनरशिप लेता है। इसी को हम सेल्फ रेगुलेशन लर्निंग कहते हैं या सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग कहते हैं। तो टीचर को भी फोकस करना चाहिए कि अल्टीमेटली बच्चे हैं जो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग सीख जाएं, क्योंकि जब तक वो सेल्फ रेगुलेशन नहीं सीखेंगे, टीचर उनको पढ़ा पढ़ा कर हमेशा के लिए नहीं पढ़ा सकती है। बच्चों को खुद इनिशिएटिव लेना सीखना पड़ेगा, खुद से सेल्फ रेगुलेटेड होना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीचर शुड हेल्प लर्नर्स रिकैपिटुलेट और रिकॉल। रिकैपिटुलेट और रिकॉल का मतलब होता है समराइज, कि टीचर कभी भी अगर कोई नया चैप्टर शुरू कर रही है जो कि प्रीवियसली लर्न चैप्टर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो टीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो उस प्रीवियस चैप्टर को पहले थोड़ा सा रिकॉल करे, थोड़ा समराइज करे, और फिर जो नया चैप्टर उससे रिलेटेड है उसको पढ़ाना शुरू करे। अब सपोज कीजिए टीचर को एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में पढ़ाना है, तो एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में पढ़ाने से पहले टीचर्स को ट्रायंगल के बेसिक्स के बारे में समराइज करना जरूरी है, जो बच्चा शायद पिछली क्लास में पढ़ चुका होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, इसके एंगल्स कैसे होते हैं, इसके एंगल्स का सम क्या होता है। तो जब टीचर ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा देगी, ट्रायंगल्स को थोड़ा समराइज कर देगी, तब वो एंगल बाइसेक्टर के टॉपिक पे जंप कर सकती है और एंगल बाइसेक्टर के कंसेप्ट को समझा सकती है। ऐसा करने के दो फायदे हैं।
एक तो जब आप अपनी नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके सीखते हैं तो आपकी लर्निंग एनहांस हो जाती है, एक मीनिंगफुल लर्निंग हो जाती है। और दूसरा फायदा ये है कि आप जो वेरियस कंसेप्ट्स हैं आप उनको कोरिलेट करना सीख जाते हैं। बेसिकली आप सीख जाते हैं कि नॉलेज को कैसे आपस में कोरिलेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर शुड हेल्प लर्नर्स फोस्टर क्रिएटिविटी। कि जो टीचर है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में क्रिएटिविटी को फोस्टर करे। जैसे कि क्लास में डिबेट कॉम्पिटिशन्स हेल्ड करवाए जाएं, बच्चों को म्यूजिक या डांस में एनरोल करवाया जाए, बच्चों को साइंस एग्जीबिशंस में पार्ट लेने के लिए मोटिवेटेड किया जाए। क्योंकि जो एजुकेशन है वो सिर्फ किताबों या सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं है, हमें ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, हमें क्रिएटिव भी बनना है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करना है। इसके लिए जरूरी है कि हम सब्जेक्ट्स की नॉलेज के अलावा बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनमें भी अच्छे से पार्ट लें। नेक्स्ट है टीचर शुड हेल्प प्रमोट सेल्फ एस्टीम ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए हर बच्चे की सेल्फ एस्टीम होती है, जब तक उसकी सेल्फ एस्टीम लो रहेगी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो भी कुछ बड़ा कर सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि टीचर कोऑपरेटिव लर्निंग पे स्ट्रेस दे, क्योंकि जब बच्चे आपस में सीखते हैं, मिलजुल कर सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं या उनको दूसरों से ज्यादा आता है। तो ऐसा करने से उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है और उनकी लर्निंग एनहांस हो जाती है। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बहुत बार क्लास में देखा जाता है कि टीचर अथॉरिटेटिव होता है, वो बच्चों को क्लास में पढ़ाता है, अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कौन सा लेसन पढ़ाना है, बच्चों को पनिशमेंट देता है। तो इस केस में बच्चे क्लास में सहमे सहमे रहते हैं, वो टीचर से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, टीचर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन ये गलत है, जब तक टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं होगी बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन से ही बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स में क्लैरिटी ला सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर रेफर्स टू, कि जो लर्नर्स की सेल्फ रेगुलेशन होती है उसका क्या मतलब होता है। मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि बच्चा खुद से डिसाइड करता है कि उसको क्या पढ़ना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, उस स्ट्रैटेजी को कैसे मॉनिटर करना है। मतलब वो अपनी लर्निंग की खुद ओनरशिप लेता है, खुद उसको मॉनिटर करता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस कंटेक्स्ट में सही बैठता है। देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि बच्चा अपनी लर्निंग की खुद ओनरशिप ले, उसको खुद से मॉनिटर करे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हेल्पिंग लर्नर्स रिकैपिटुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, के लर्नर्स को जो कि वो पहले ही पढ़ चुके हैं उस चीज को समराइज करना या रिकॉल करवाना क्यों जरूरी है। इट इज अ कन्वीनियंट बिगनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहांसेस लर्निंग, के अगर हम कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं उसको हम अपनी प्रायर नॉलेज से रिलेट करके पढ़ेंगे तो उससे हमारी लर्निंग एनहांस होगी। ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको यही समझाया था कि जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं अगर हम उसको पुरानी नॉलेज से रिलेट कर पाएंगे, आपस में रिलेशन को समझ पाएंगे, तो इससे हमें एक बिगर पिक्चर समझ में आएगी और हमारी लर्निंग एनहांस होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ टीचर ऑलवेज हेल्प्स आवर लर्नर्स लिंक द नॉलेज दे हैव डिराइव्ड इन वन सब्जेक्ट एरिया विद द नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट एरियाज, दिस हेल्प्स टू प्रमोट, कि जो टीचर है वो हमेशा अपने लर्नर्स को जो उनकी नॉलेज एक एरिया में है उस नॉलेज को दूसरे एरिया से लिंक करने में हेल्प करती है। दिस हेल्प्स प्रमोट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्नर ऑटोनॉमी, रीइंफोर्समेंट, कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं जो कि प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है और हम उस प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हैं, समराइज करते हैं पहले नया चैप्टर पढ़ाने से, तो उससे बेसिकली हमारी लर्निंग एनहांस होती है और हमें नॉलेज के जो आपस में कोरिलेशन है उसके बारे में पता लगता है कि कैसे एक नॉलेज दूसरे से रिलेटेड है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि अगर हम एक एरिया में गेन की गई नॉलेज को दूसरे एरिया से रिलेट करेंगे तो बेसिकली ये कोरिलेशन और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज को प्रमोट करेगा, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशंस, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मेंट टू, कि साइंस आर्ट एग्जीबिशंस जो स्कूल में होते हैं या म्यूजिक एंड डांस एक्टिविटीज जो स्कूल में होती हैं उनका क्या पर्पस होता है।
एस्टेब्लिश अ नेम फॉर अ स्कूल, ये गलत है, ये स्कूल अपना नाम बनाने के लिए नहीं करता है। सेटिस्फाई द पेरेंट्स, ये भी गलत है। प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स, ये बिल्कुल सही है। स्कूल्स में साइंस एग्जीबिशंस, म्यूजिक और डांस इसलिए ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ताकि लर्नर्स को एक क्रिएटिव चैनल मिले, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को प्रमोट कर पाए और आगे जाकर एक सक्सेसफुल इंसान बने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेसेस, के इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पंक्चुअलिटी एग्जिबिटेड बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये सही है। पर क्वेश्चन में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है? चलिए बाकी ऑप्शंस तो देख लेते हैं। मास्टरी ऑफ कंटेंट बाय टीचर, ये भी सही है, पर क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है? बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। टीचर स्टूडेंट डायलॉग, मेरे हिसाब से यही इसका आंसर है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑप्शन नंबर 4 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मेरे हिसाब से टीचर स्टूडेंट डायलॉग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब तक हेल्दी टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं होगी, बच्चों में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक वो क्लास में टीचर से क्वेश्चंस पूछकर अपने डाउट को क्लियर नहीं करेंगे या टीचर के व्यू को चैलेंज नहीं करेंगे, उनके कंसेप्ट में कभी भी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो टीचर स्टूडेंट डायलॉग या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, प्रिपेयर प्रॉपर लेसन प्लान, के टीचर को एक प्रॉपर लेसन प्लान बनाना चाहिए ताकि वो बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स देकर पढ़ाए, ताकि बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ऑर्गेनाइज एज मच हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, के टीचर को यह ध्यान देना चाहिए कि वो क्लास में किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करे, ताकि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, वो चीजों को खुद से कर सीखें। नेक्स्ट है टू केटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स। देखिए हर क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कोई होशियार होता है, कोई नालायक होता है, किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी का दूसरी चीज में इंटरेस्ट होता है। तो टीचर को ये सब बातें ध्यान में रखते हुए जो भी अलग अलग लर्नर्स के लर्निंग स्टाइल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, ताकि सारे लर्नर्स सेटिस्फाइड रहें। अगर कोई लर्नर किताब से पढ़ना चाहता है तो उसको किताब से इंस्ट्रक्शन दी जाए। अगर कोई लर्नर बाहर गार्डन में जाके पढ़ना चाहता है तो उसको गार्डन में जाके इंस्ट्रक्शन दी जाए। ठीक है, तो केटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव करिकुलम। अब कुछ बच्चे स्कूल्स में होते हैं जो शायद मैथ साइंस नहीं पढ़ना चाहते, उनका इंटरेस्ट शायद स्पोर्ट्स में होगा या म्यूजिक में होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए एक ऑल्टरनेटिव करिकुलम बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर पाए। अगर हम बच्चे को फोर्सफुली एक ही करिकुलम में पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और अपना इंटरेस्ट खो देगा। तो स्कूल्स को ये चाहिए कि वो ऑल्टरनेट करिकुलम दें, और टीचर को ये चाहिए कि वो प्रिंसिपल या अथॉरिटी से डिस्कस करके ऑल्टरनेट करिकुलम प्रोवाइड करने में हेल्प करें। अडैप्ट टीचिंग स्टाइल इन लाइन विद लर्नर एबिलिटीज एंड डेवलपमेंट, ये 5th पॉइंट 3rd से ही रिलेटेड है कि टीचर को अपना टीचिंग स्टाइल अडेप्ट करना चाहिए लर्नर के मुताबिक। अगर लर्नर होशियार है तो चाहे टीचर को एडवांस असाइनमेंट्स देनी चाहिए, एडवांस कंसेप्ट्स पढ़ाने चाहिए। अगर लर्नर इतना इंटेलिजेंट नहीं है, थोड़ा पढ़ाई में वीक है, तो उसको स्लो पेज से पढ़ाना चाहिए, आसान आसान असाइनमेंट्स देनी चाहिए। ठीक है, अब कई बार ये भी होता है कि एक ही क्लास में अलग अलग बच्चों की डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज पे चल रही होती है। शायद कोई मेंटल डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल जाता है, शायद कोई थोड़ा पीछे रह जाता है। तो ऐसे केस में टीचर को ये में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बच्चा ज्यादा डेवलप्ड है उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, और कौन सा बच्चा कम डेवलप्ड है उसको कम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। तो टीचर को अपने टीचिंग स्टाइल को प्रॉपरली अडेप्ट करना चाहिए, ताकि हर बच्चा सेटिस्फाइड रहे और आगे जाके सक्सेसफुल हो जाए। चलिए अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं लेसन प्लानिंग की, जो टीचर को फॉलो करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि टीचर लेसन प्लान अच्छे से बनाए, क्योंकि लेसन प्लान जब तक अच्छा नहीं होगा, टीचर को कितनी भी नॉलेज हो, टीचर उस लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेसन प्लान के बारे में है, मैं इनको डिस्क्राइब करूंगा। आगे जाके आप भी अच्छे टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपको भी ये अच्छे से समझने चाहिए। कंस्ट्रक्शन, टीचर के लेसन प्लान में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि बच्चा चीजों को एक्सप्लोर करके अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में एक्सप्लोरेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। कोलैबोरेशन, अब कहीं ना कहीं लर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सोसाइटी में एडजस्ट कर पाए। ठीक है, हम सोसाइटी के नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स को भी समझ पाए।
तो कोलैबोरेटिव लर्निंग पे भी टीचर को ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे, तो वो ये सीख पाएंगे कि कैसे हर आदमी सोचता है, हर आदमी की अप्रोच अलग है और आपस में हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी बहुत एक जरूरी पार्ट है किसी भी लेसन का, क्योंकि जब हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं और जब तक वो उस चीज पर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि उनको क्या समझ आ गया है, क्या उनके वीक एरियाज हैं, क्या उनके स्ट्रेंथ एरियाज हैं, तब तक वो उस चीज में परफेक्शन नहीं ला पाएंगे। तो टीचर को कुछ ऐसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए उस लेसन प्लान में, ताकि बच्चे रिफ्लेक्ट कर पाए कि उनको क्या चीज आती है और किस चीज को इंप्रूव करना है। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। टीचर को प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो लेसन पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बच्चों को क्या सिखाना चाहती है, ठीक है। तभी टीचर उस लेसन को अच्छे से प्लान कर पाएगी। नॉलेज ऑफ टीचिंग स्किल्स। टीचर को टीचिंग स्किल्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो होती है सब्जेक्ट नॉलेज, के ये सब्जेक्ट में टीचर को मैथ्स की नॉलेज है, पर उस चीज को बच्चों को पढ़ाना कैसे है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का लर्निंग का स्टाइल अलग है, तो इस केस में टीचर को टीचिंग स्किल्स का आना बहुत जरूरी है कि हर बच्चे के लर्निंग स्टाइल को कैसे कैटर करना है, हर बच्चे के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको कैसे पढ़ाना है। नॉलेज ऑफ पीपल्स, ये भी उस पॉइंट से ही रिलेटेड है कि टीचर को अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट है और क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता, किस बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा बच्चा किस एरिया में वीक है। जब सब ये टीचर जान पाएगी, तभी वो हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ा पाएगी। चलिए अब हम जल्दी से 5-6 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर में इस टॉपिक से आए हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे और ये क्वेश्चंस करके आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इज टू, कि टीचर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है मेजर वर्ड पे, तो हमें इनमें से मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढनी है। प्रिपेयर लेसन प्लान्स एंड टीच अकॉर्डिंगली, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर क्या ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर को लेसन प्लान बना के बच्चों को पढ़ाना है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ऑर्गेनाइज एज मेनी एक्टिविटीज एज पॉसिबल, कि क्लास में जितनी भी एक्टिविटीज टीचर ऑर्गेनाइज करवा पाए उतनी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए। ये भी टीचर की एक्टिविटी तो है, पर क्या ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पर क्या ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ ऑप्शन, प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एज पर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि वो हर बच्चे को उसके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे, ताकि वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, के इनमें से कौन सी चीज प्रोसेस ऑफ लर्निंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी ऑफ अ चाइल्ड, स्टाइल ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ चाइल्ड, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ चाइल्ड। देखिए रिजल्ट तो मैटर करता ही नहीं है, तो ऑप्शन 3 गलत है। इकोनॉमिक कंडीशन भी मैटर नहीं करती है, बहुत सारे गरीब बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत सारे अमीर बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। स्टाइल ऑफ लर्निंग, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लर्निंग में टीचर को क्या कंसीडर करना है, स्टाइल ऑफ लर्निंग के बच्चे के लर्निंग का क्या स्टाइल है, उसको किस तरह से पढ़ना पसंद है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग, कि इनमें से कौन सी चीज लेसन प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं है। हमने अभी लेसन प्लानिंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, उसमें क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स था, नॉलेज ऑफ टीचिंग भी था, रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग ये नहीं था, कि प्लानिंग में एक रिजिडिटी होनी चाहिए कि हमको यही प्लानिंग फॉलो करनी है और हमें कुछ फॉलो नहीं करना, ये गलत है। तो तीसरा ऑप्शन लेसन प्लानिंग में नहीं आता है, इसलिए यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Many measures have been taken at the institutional level to check the dropout cases in schools run by government agencies. Which of the following is institutional reason for children dropping out of the schools? कि इनमें से कौन सा रीजन एक इंस्टीट्यूशनल रीजन है जिसके कारण बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये इसका रीजन हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर हो सकता है। हम बाकी ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं। टीचर्स आर नॉट हैविंग एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस एंड पेड लेसर सैलरीज, के टीचर की क्वालिफिकेशन नहीं है और उनको कम सैलरीज मिलती हैं, इसलिए बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ये भी शायद रीजन हो सकता है, पर क्या ये बेस्ट रीजन है। बाकी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। टीचर्स हैव नॉट बीन सेंसिटाइज्ड अबाउट द नीड ऑफ ट्रीटिंग चिल्ड्रन वेल, के टीचर्स को ये सेंसिटाइज नहीं किया जाता है कि उनको बच्चों को अच्छे तरह से ट्रीट करना है, ये गलत है। टीचर्स को आजकल अच्छे से सेंसिटाइज किया जाता है कि हमें बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है।
चौथा ऑप्शन, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव करिकुलम फॉर चिल्ड्रन हु रिजेक्ट द कंपल्सरी करिकुलम ऑफर्ड। यही इसका सही आंसर है और बेस्ट आंसर है कि स्कूल्स में कोई भी ऑल्टरनेटिव करिकुलम नहीं है। अगर कोई बच्चा मैथ साइंस नहीं पढ़ना चाहता है और हम उसे फोर्सफुली मैथ साइंस पढ़ाना चाहेंगे और उसको और कोई ऑप्शन नहीं देंगे कि वो इसके अलावा कोई और चीज पढ़ ले, तो वो स्कूल छोड़कर चला जाएगा। तो स्कूल्स में ऑल्टरनेटिव करिकुलम नहीं होता है, इसीलिए बच्चे स्कूल्स छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन भी कुछ हद तक सही था, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर्स टू, के डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में टीचर्स को क्या करना चाहिए। बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एज चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट क्वाइट फ्रीक्वेंटली, के टीचर्स को क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए क्योंकि बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये गलत है। अगर बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भैया उनको करने दो, रोकना थोड़ा ना है, एक्सपेरिमेंट से ही तो सीखेंगे। दूसरा ऑप्शन है अडैप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर्स। ये बिल्कुल सही है कि टीचर्स को डेवलपमेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को अडेप्ट करना चाहिए कि अगर बच्चा कोई इंटेलिजेंट है तो उसको एडवांस्ड असाइनमेंट देनी चाहिए, एडवांस कंसेप्ट्स पढ़ाने चाहिए। अगर कोई बच्चा वीक है, डेवलपमेंट में पीछे रह गया है, तो उसको स्लो पेस पे पढ़ाना चाहिए, आसान क्वेश्चंस देने चाहिए। तो इसी तरह हर बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर को अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को अडेप्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ स्टूडेंट हाइलाइट्स द मेन पॉइंट्स इन अ चैप्टर, ड्रॉज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड पोजेस क्वेश्चंस दैट अराइजेस इन हर माइंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर। शी इज, कि बच्चा चैप्टर में मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना रहा है जो भी उसने पढ़ा है, और उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको वो रेस कर रहा है, नोट डाउन कर रहा है। तो वो बच्चा कर क्या रहा है? पहला ऑप्शन है ट्राइंग टू रेगुलेट हर ओन थिंकिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें बच्चा बेसिकली अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो देख रहा है कि उसको कितना समझ आ गया है, उसने क्या समझा है, कहाँ पे उसको और समझने की जरूरत है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर उसको नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा अपनी थिंकिंग को खुद से रेगुलेट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर टू, के टीचर्स को इंडिपेंडेंटली थिंक करने के लिए, एनेबल करने के लिए और एक इफेक्टिव लर्नर बनने के लिए टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर ईच सक्सेस अचीव बाय स्टूडेंट। ये गलत है। रिवॉर्ड्स देने से या अवार्ड्स देने से कोई भी बच्चा इफेक्टिव लर्नर नहीं बन सकता है। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब तक बच्चा अपनी लर्निंग को खुद मॉनिटर नहीं करने लगेगा, खुद नहीं डिसाइड करेगा कि क्या उसने सही से सीख लिया है, क्या अभी भी नहीं उसको आता है, कहाँ पे वो अभी भी गलत है, उसको और कैसे इंप्रूव करना है, मतलब वो खुद से चीजों की ओनरशिप नहीं लेगा, तब तक वो एक इफेक्टिव लर्नर नहीं बन सकता है। और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम से पूछिए, हमारी टीम आपके सारे डाउट्स का आंसर करेगी। और प्लीज 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 बहुत अच्छे से पढ़िए, इस कोर्स को दोबारा से रिवाइज भी कीजिएगा ताकि आप पेडागॉजी में 30 में से 25, 26, 27 नंबर तो लेकर ही आए। बाय।